नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेज में। तो दोस्तों, हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, मैं उसमें फिर एक नया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके हाजिर हूँ। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा वो कौन सा रहेगा? छठवां प्रैक्टिस सेट आज हमारा रहने वाला है। 5 इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है, यानी जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है उस यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 टैकोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है एक्टीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है बैरोमीटर। ठीक है, तो आज का हमारा जो सही इसका जवाब होगा वो कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि जो रक्त दाब मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है। दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो देख लीजिए, बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न जो है ये है कि प्रश्न नंबर दूसरा, कि किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। तो घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो घेंगा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर? आगे तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो ऑप्शंस है आपका माइक्रोज, ऑप्शन नंबर ए माइक्रोज, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी है सुक्रोज और ऑप्शन नंबर डी है कैरोटीन। ठीक है, तो किसकी कमी के कारण दूध में आती है मिठास? तो देख लीजिए, इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा लैक्टोज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा कि लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में क्या आता है? मिठास आ जाती है। ठीक है, दूसरा एक और आपने सुना होगा फ्रक्टोज, नाम सुना होगा फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? तो देख लीजिए, फ्रक्टोज जो पाया जाता है ये फलों में पाया जाता है। फ्रक्टोज के कारण फलों में क्या होती है? मिठास उत्पन्न होती है। यानी इसे ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रक्टोज जो है ये क्या है? फल शर्करा है। ये क्या है? फल शर्करा। शर्करा को आप लोग शक्कर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शर्करा को आप लोग शक्कर भी बोल सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें सुक्रोज की, किसकी बात करें? सुक्रोज की। तो सुक्रोज क्या होता है? तो इधर देख लीजिए आप लोग, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अणुओं से जो बनता है वो क्या बनता है? सुक्रोज। क्या बनता है दोस्तों? सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है? सुक्रोज है शक्कर। क्या है? ये भी क्या है? एक शक्कर है। ठीक है, तो प्रश्न आपका क्या था कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण मिठास जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। दूसरा, फलों में जो पाया जाता है, फलों में शर्करा पाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे फ्रक्टोज के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज। और सुक्रोज जो है वो क्या है? एक शर्करा है। वो क्या है? एक शर्करा है। ठीक है, आगे उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन है आपके सामने तक्षशिला, ऑप्शन बी है आपके सामने अवंतिका, ऑप्शन सी है आपके सामने इंद्रप्रस्थ और ऑप्शन डी है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो नाम पूछा गया है, पुराना नाम किसका पूछा गया? तो उज्जैन का पुराना नाम पूछा गया है कि उज्जैन का पुराना नाम क्या था। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? अवंतिका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अवंतिका नाम से जाना जाता था किसे?
उज्जैन को जाना जाता था। दूसरा, अवंतिका के अलावा और किस नाम से जाना जाता था? तो देख लीजिए, अवंतिका के अलावा उज्जैनी नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? उज्जैनी या अवंतिका, दोनों नाम किसके थे? तो ये उज्जैन के थे। और उज्जैन दोस्तों है कहाँ पे? तो देख लीजिए, उज्जैन है आपका मध्य प्रदेश में। और उज्जैन में किसका मंदिर है? तो उज्जैन में जो मंदिर है वो किसका है? महाकाल, यानी शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है? महाकाल मंदिर, यानी महाकाल मंदिर किसका है? ये शिव का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, शिव मंदिर। यहां तक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आगे आगे है हमारा पांचवा प्रश्न कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। ऑप्शन नंबर ए अफगानों ने, ऑप्शन नंबर बी मुगलों ने, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों ने और ऑप्शन नंबर डी रोहिलाओं ने। हमारा जो पांचवा प्रैक्टिस सेट था, पांचवें प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया था कि पानीपत का उसमें शायद दूसरा युद्ध था। दूसरे युद्ध के साथ मैंने आपको पानीपत के तीनों युद्ध बताए थे। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो व्यक्ति था अफगान था, जिसका नाम क्या था? तो देख लीजिए, सॉरी, हाँ सही है, अफगान का नाम था अहमद शाह अब्दाली। अफगानी जो था इसका नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं में किसे हराया था? तो ये देख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं में सदाशिव राव भाऊ को हराया था। किसको हराया था? सदाशिव राव भाऊ को हराया था। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों देख लीजिए, पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। क्लियर आपका? आगे, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर एक है जैबुनिशा, ऑप्शन नंबर बी है जहां आरा, ऑप्शन नंबर सी है गुलबदन बेगम और ऑप्शन नंबर डी है रोशन आरा। क्या पूछा गया है? पूछा आपसे यह गया है कि हुमायूं नामा का लेखक, हुमायूं नामा का लेखक कौन था? ऑप्शन हैं आपके सामने जैबुनिशा, ऑप्शन बी है जहां आरा, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम और ऑप्शन डी है रोशन आरा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका जो हमारा सही जवाब होगा, हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हुमायूं नामा की रचना की गई थी किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। और गुलबदन बेगम दोस्तों जो पुत्री थी, ये किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री हुई तो हुमायूं की ये कौन थी? हुमायूं की ये बहन थी। किसकी बहन थी? ये हुमायूं की बहन थी। दूसरा, अगर हम बात करें जहां आरा और रोशन आरा, जहां आरा और रोशन आरा जो दोनों थी, ये कौन थी? शाहजहां की पुत्री। ये किसकी पुत्री थी? तो ये शाहजहां की पुत्री थी। ठीक है, दूसरा हम बात करें जैबुनिशा, तो जैबुनिशा किसकी पुत्री थी? तो देख लीजिए, जैबुनिशा पुत्री थी औरंगजेब की। किसकी पुत्री थी? औरंगजेब की पुत्री थी जैबुनिशा। और अगर देखा जाए तो इनकी माता का जो नाम था वो क्या था? दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर एक है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड वेबल। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड वेबल। तो ये पास कब हुआ था? तो पहले देख लीजिए, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? तो देख लीजिए, रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को क्या होता है? ये रॉलेट एक्ट पास होता है। दूसरा, रॉलेट एक्ट क्यों पास किया गया था? तो बढ़ते हुए राष्ट्रवादी विद्रोह को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट क्यों पास किया गया? तो देख लीजिए, बढ़ते हुए राष्ट्रवादी विद्रोह को, सॉरी, रोकने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया था। ठीक है, लेकिन पूछा, हमारा प्रश्न क्या पूछा गया है?
कि जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि उस समय भारत का जो वायसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड चैम्स फोर्ड था। क्लियर दोस्तों? आगे प्रश्न है हमारा कि वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, वह महिला कौन थी? उस महिला का नाम क्या था कि जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ऑप्शंस आपके सामने है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है आपके सामने अहिल्याबाई, ऑप्शन सी है आपके सामने अरुणा आसफ अली और ऑप्शन डी है आपके सामने बेगम हजरत महल। क्या है? ऑप्शन डी है आपके सामने बेगम हजरत महल। तो आपका कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब होगा कि आपसे अगर पूछा जाता है कि अवध में या लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो याद रख लीजिए किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई का नाम आप लोग सब समझते ही हैं, जानते ही हैं, समझाने की ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। ये क्या थी? ये झांसी की रानी थी। ये क्या थी? झांसी की रानी थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। कभी कभी दोस्तों पेपर में आपसे ये पूछ लेता है कि झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये देख लीजिए, जन्म हुआ था गोलघर। कहाँ पे हुआ था? गोलघर में हुआ था। और गोलघर कहाँ पे है? वाराणसी। गोलघर कहाँ पे है? वाराणसी। ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि अहिल्याबाई कौन थी, अगर आपसे ये पूछता है अहिल्याबाई कौन थी, तो देख लीजिए अहिल्याबाई जो थी यह मालवा साम्राज्य में, कहां पे? मालवा साम्राज्य में क्या थी? वहां की होलकर महारानी थी। क्या थी? वहां की मराठा होलकर महारानी थी। कौन? अहिल्याबाई। ठीक है। दूसरा, अगर आपसे ये पूछता है कि अरुणा आसफ अली कौन थी, अगर आपसे पूछता है अरुणा आसफ अली के बारे में, तो अरुणा आसफ अली कौन थी? तो अरुणा आसफ अली थी एक क्रांतिकारी। अरुणा आसफ अली कौन थी? तो अरुणा आसफ अली थी क्रांतिकारी, या इनको बोला जा सकता है स्वतंत्रता सेनानी भी। ठीक है। या आप लोग बोल सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी। दूसरा, ये किस आंदोलन के समय उभरी? अरुणा आसफ अली किस आंदोलन के समय उभरी? तो देख लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनका नाम उभर कर आता है। किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनका नाम उभर कर आता है। किसका? अरुणा आसफ अली का। क्लियर? आगे नवा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? ये अच्छा प्रश्न है, ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर एक कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता दंगों के समय, ऑप्शन नंबर सी है जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली के दंगों के समय। ठीक है। तो देख लीजिए इसका जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर एक इसका क्या होगा? सही जवाब होगा कि कम्युनल अवार्ड के समय महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। ठीक है। दूसरा, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि कम्युनल अवार्ड कब पास किया गया था, कम्युनल अवार्ड कब पास किया गया, तो देख लीजिए कम्युनल अवार्ड जो पास किया गया था ये 16 अगस्त 1932 को किया गया था। कब किया गया था? कम्युनल अवार्ड कब किया गया था? तो 16 अगस्त 1932 को यह पास किया गया था। कम्युनल अवार्ड में था क्या? कम्युनल अवार्ड में था क्या कि ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत में अगड़ी पिछड़ी दलित
सिख, ईसाई, अगड़ी पिछड़ी, दलित, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यानी जैनों को अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। ये कम्युनल अवार्ड था और इसी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध गांधी जी ने क्या किया था कि पहला आमरण अनशन किया था। क्या किया था गांधी जी ने? पहला आमरण अनशन किया था। तो कब कब आया था कम्युनल अवार्ड? 16 अगस्त 1932 को, और इसी दौरान गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था? पहला आमरण अनशन किया गया था। ठीक है, यानी अंग्रेज जब तक इसे वापस नहीं लेते हैं तब तक गांधी जी कुछ खाएंगे नहीं उसी। ठीक है, आमरण अनशन। प्रश्न नंबर है आपका 10 कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, ये उपधातु है, ऑप्शन बी है ये धातु है, ऑप्शन सी है कि ये अधातु है, और ऑप्शन डी है क्या ये नोबल गैस है। ठीक है, तो सिलिकॉन है क्या? तो देख लीजिए, सिलिकॉन क्या है? ये एक उपधातु है। क्या है? ये एक उपधातु है। दूसरा, आपसे अगर कभी पूछा जाए कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, आपसे अगर कभी पूछता है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलोर। सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। आगे देखिए, आपके सामने है 11वां प्रश्न। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, सॉरी, रक्त किस माध्यम से, ये पूछा कि यहां पे ये होना चाहिए, रक्त किस माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने, बाह्य श्रोणि फलक धमनी, ऑप्शन बी है वृक्क धमनी, ऑप्शन सी है कच्छा धमनी, ऑप्शन डी है अंतः प्रकोष्ठिका धमनी। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। रक्त किस माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? ऑप्शन है पहला आपके सामने बाह्य श्रोणि फलक धमनी, ऑप्शन बी है वृक्क धमनी, ऑप्शन सी है कच्छा धमनी, ऑप्शन डी है अंतः प्रकोष्ठिका धमनी। तो आपका इसका जो सही जवाब होगा कि रक्त जो गुर्दे के माध्यम से प्रवेश करता है, रक्त किस माध्यम से गुर्दे, हाँ, रक्त गुर्दे में किस माध्यम से प्रवेश करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा वृक्क धमनी। कौन सा सही जवाब होगा इसका? इसका सही जवाब होगा वृक्क धमनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए, टिहरी पन जल, 12वां प्रश्न है ये, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? यानी टिहरी जो जल परियोजना है जिससे बिजली बनाई जाती है वो कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, अलकनंदा, ऑप्शन बी आपके सामने है भागीरथी, ऑप्शन सी आपके सामने है धौलीगंगा, और ऑप्शन डी आपके सामने है मंदाकिनी। ठीक है, तो कौन सी नदी पर स्थित है ये आप लोग देख लीजिए। तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी पन जल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? आगे आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है कोच्चि, और ऑप्शन नंबर डी है जमशेदपुर। ठीक है, तो क्या पूछा गया आपसे कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा कि जमशेदपुर को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है?
स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्लियर? आगे 15वां प्रश्न है आपका, सॉरी 14वां प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ऑप्शन है आपके सामने तापमान, ऑप्शन बी है आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है आपके सामने पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन डी है आपके सामने दाब। तो इसका जो कौन सा जवाब जो सही होगा आपका वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का जो कारण है वो क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। और अगर आपसे ये पूछा है कि वो किस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर किस बल के कारण घूर्णन करता है, तो आपको बता देना है कि कौन सा बल होता है, तो वो होता है कोरियोलिस बल। कौन सा बल होता है? कोरियोलिस बल। तो देख लीजिए, मैं बल आपको बता देता हूं, तो वो किस बल के कारण होता है, तो बल है आपका कोरियोलिस बल। किसके कारण होता है वो? कोरियोलिस बल के कारण ये दक्षिणी गोलार्ध में जो वायु है वो अपने बाईं ओर क्या करती है? घूमती है या विचलन करती है। क्लियर? आगे आपके सामने 15वां प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं हुकुम सिंह, ऑप्शन बी आपके सामने दे रखा है जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी आपके सामने दे रखा है के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी आपके सामने दे रखा है यूएन ढेबर। तो कौन सा जवाब सही होगा? तो देख लीजिए, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था? जीवी मावलंकर। कभी आपसे ये पूछा जाए कि जीवी मावलंकर पूरा नाम जैसे आपको दे देता है ऑप्शन में कि जीवी मावलंकर न देके पूरा नाम होता, तो इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। दूसरा, हालांकि अब तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अब आगे कोई नया लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं आपसे उनका अगर नाम पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है, तो देख लीजिए, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो देख लीजिए, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का जो नाम है वो क्या है? ओम बिड़ला। क्या नाम है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का? ओम बिड़ला नाम है। क्लियर? आगे आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है कपिता न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, यानी जो न्यायाधीश है वो दीर्घकालीन अवकाश पे चले जाएं तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है क्या? ऑप्शन बी है स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध न हो तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी क्या? सी ऑप्शन है आपके सामने न्यायालय के समक्ष लंबित वादों को असाधारण वृद्धि होती है तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है क्या? और ऑप्शन डी है आपके सामने न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन इसमें आपका डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसमें आपका डी सही होगा। ठीक है। देखिए, अब ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की कैसे जाती है? तो सबसे पहले हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य के उच्च न्यायालय से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, उस राज्य के हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। किससे परामर्श करेंगे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर। किस पर? राष्ट्रपति की
पूर्व अनुमति पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, किसकी? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिस उच्च न्यायालय से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी है, वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। और ये नियुक्ति की कब जाती है दोस्तों? तो देख लीजिए कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति का पूरा नहीं होने पर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी 17वें प्रश्न की ओर। तो 17वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, यानी महात्मा गांधी कैसी अर्थव्यवस्था चाहते थे? ऑप्शंस आपके सामने है। स्थानीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन डी है ग्लोबल अर्थव्यवस्था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सिफारिश की गई वो कौन सी अर्थव्यवस्था की गई? तो देख लीजिए, महात्मा गांधी के द्वारा विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की क्या की गई थी? सिफारिश की गई थी। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। क्या था? डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। आगे, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बहुमूल्य खनिज, ऑप्शन नंबर बी दालें, ऑप्शन नंबर सी है जूट, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? बागवानी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बागवानी। तो देख लीजिए इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो किससे है? बागवानी से। किसका? स्वर्ण क्रांति का। किसका है? स्वर्ण क्रांति का। और कुछ देख लीजिए, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कुछ क्रांतियों के बारे में जो पेपर में आपसे अक्सर पूछ ली जाती हैं या आगे भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, पहला, अगर हम बात करें पीली क्रांति की, किसकी बात करें हम? कि पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो देख लीजिए दोस्तों, पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो वह है तिलहन से। किससे है? पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, आपसे अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो देख लीजिए, हरित क्रांति का संबंध है दोस्तों अनाज से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है अनाज से। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, अगर आपसे पेपर में पूछता है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो देख लीजिए, गुलाबी क्रांति का संबंध है दोस्तों झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से। क्या पूछा गया? अगर ये पूछा जाए आपसे कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध होगा वो किससे होगा? झींगा उत्पादन से होगा। और किससे होगा? प्याज उत्पादन से। ठीक है, ऐसे ही और आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? आपसे पूछा जा सकता है लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो देख लीजिए, लाल क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो यह है मांस और टमाटर उत्पादन से। किससे है? मांस और टमाटर उत्पादन से किसका संबंध है? तो मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस और टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति का क्या है? संबंध है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, आपसे अगर पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो देख लीजिए, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? दुग्ध उत्पादन से है दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, अगर आपसे पूछता है कभी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो देख लीजिए,
नीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। किससे है? मछली उत्पादन से। अगर आपसे पूछता है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, आपसे अगर पूछता है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो देख लीजिए रजत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो अंडा उत्पादन से। किससे है? रजत क्रांति का संबंध है दोस्तों अंडा उत्पादन से। ठीक है, ऐसे ही और आपसे पूछा जा सकता है, कि ग्रे क्रांति का संबंध किससे है। मैं यहां पे लिख देता हूं, आपसे अगर पूछा जा सकता है कि ग्रे क्रांति, तो ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। किससे है? उर्वरक उत्पादन से। अगर आपसे पूछा जाए कि काली क्रांति का संबंध किससे है, आपसे अगर पूछा जाता है कि काली क्रांति का संबंध किससे है, तो देख लीजिए काली क्रांति का संबंध है दोस्तों पेट्रोलियम से। ठीक है, काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। तो ये आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये पेपर में अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि इसका सही जवाब आपको दे देना है और आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं किया गया, यानी निम्नलिखित में से किसका वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन बी है आपके सामने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है आपके सामने प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और ऑप्शन डी है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो वर्णन नहीं है वो किसका नहीं है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलता। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे 21वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन सी है आपके सामने एच बेग और ऑप्शन डी है आपके सामने टी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, क्योंकि एच बेग जो थे वह भारतीय संविधान सभा के कभी भी सदस्य नहीं रहे। ठीक है, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और टी कृष्णमाचारी, ये क्या थे? ये तीनों संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। थोड़ा देख लीजिए संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? तो पूछा अगर आपसे जाता है तो कैबिनेट मिशन 1946 किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। संविधान सभा में अगर हम कुल सदस्यों की बात करें तो संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 389। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष, अगर आपसे संविधान सभा के अध्यक्ष पूछता है तो यहाँ पे पहले अगर आपसे पूछता है स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष में आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे अध्यक्ष में बात करता है अस्थायी अध्यक्ष की, किसकी बात करता है? अस्थायी अध्यक्ष की। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि एच बेग जो थे वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे देखिए 21वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, यानी उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी कॉफी, ऑप्शन नंबर सी गन्ना और ऑप्शन नंबर डी चमड़ा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इनमें से सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो किसका होता है?
गन्ना का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। और आपके 21वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी गन्ना इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए 22वां प्रश्न, बिजली के करंट विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? ये पूछा गया कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। तो उसका मात्रक ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, वॉट। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, क्या दे रखा है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कैंडेला। और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है? एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई में जो मात्रक है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और वो कौन सा है? एम्पियर। कौन सा है? एम्पियर। क्लियर? आगे, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी जगदीश भागवत, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ स्टिग्लिस और ऑप्शन नंबर डी है अमर्त्य सेन। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो विकसित किया गया है दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है महबूब उल हक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? महबूब उल हक के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया है। क्लियर? आगे 24वां प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। भारत में की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर एक है भारतीय विकास परिषद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय उत्पादक परिषद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय आय समिति के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यानी भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन तैयार जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन तैयार किया जाता है। क्लियर? आगे, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। निम्न में से भारतीय कृषि की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकृति पर अधिक निर्भरता, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादकता का निम्न स्तर, ऑप्शन नंबर सी है फसलों की विविधता और ऑप्शन नंबर डी है बड़े खेतों की प्रधानता। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? देख लीजिए, इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब होगा कि भारत में बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है। भारत में बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है। ठीक है, आगे आपके सामने है 26वां प्रश्न, बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है। आपके सामने है 26वां प्रश्न कि बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, ऑप्शन बी है आपके सामने जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है और ऑप्शन डी है आपके सामने ब्याज दर बढ़ती है। प्रश्न क्या, एक बार फिर प्रश्न देख लीजिए, बेरोजगारी की समस्या से गरीबी क्यों बढ़ती है? तो बेरोजगारी की समस्या से गरीबी क्यों बढ़ती है? तो देख लीजिए, गरीबी इसलिए बढ़ती है कि वहां पे जनसंख्या जो है वो क्या होती है? तेजी से बढ़ती है। वहां जनसंख्या क्या होती है? तेजी से बढ़ती है। तो बेरोजगारी की समस्या से क्या होता है? गरीबी और बढ़ती है। क्लियर? आगे 27वां प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा साक्षर पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके सामने गोवा, ऑप्शन बी है आपके सामने केरला, ऑप्शन सी है आपके सामने मिजोरम और ऑप्शन डी है आपके सामने त्रिपुरा। तो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो देख लीजिए, सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरला। ठीक है, जनसंख्या जो होती है वो क्या चलती है? वो एक की फॉर्म में चलती है। जैसे अब 2011 में हुई थी तो जनगणना कब होनी थी? 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में क्या चल रहा था दोस्तों? कोविड चल रहा था, उसके कारण अभी जनसंख्या के हमारे पास नए आंकड़े नहीं है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा भारत का पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरला। क्लियर? आगे 28वां प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली पुलिस ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, वो उसका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर एक निपुण, ऑप्शन नंबर बी सक्षम, ऑप्शन नंबर सी ई ट्रेनिंग और ऑप्शन नंबर डी है ई पुलिसिंग। तो उसका नाम क्या है? देख लीजिए, उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उस पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? तो उस पोर्टल का नाम है निपुण। क्लियर? आगे, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा कब होती है?
देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कारखानों से, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल से, ऑप्शन नंबर डी कोयला जलाने से, ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी जलाने से। यानी किसके जलाने पर अम्ल वर्षा होती है? कारखानों से निकलने वाली धुएं के कारण होती है क्या? पेट्रोल जलाने से निकलने वाली धुएं के कारण होती है क्या? कोयला जलाने पर निकलने वाली धुएं के कारण होती है क्या? और ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी जलाने से निकलने वाली धुएं के कारण होती है क्या? अम्ल वर्षा। ठीक है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो देख लीजिए, अम्ल वर्षा जो होती है वो कारखानों से निकलने वाली धुआं जो है उस संपर्क में आता है किसके? ओस के संपर्क में आता है, तो उसी के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। और इसके लिए जो मुख्य गैस है, जो कारक है, वो कौन सा है? SO2 यानी सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारक कौन सी गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर आपसे ये यूपी पुलिस ने पहले भी पूछा है और अगर आपसे आगे भी पूछा जाता है कि ताजमहल के पीला पड़ने के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार है, तो वो क्या है? अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का जो रंग है वो कैसा पड़ता जा रहा है? पीला पड़ता जा रहा है। किसके कारण? वो अम्ल वर्षा के कारण। और अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो ये आपको बता दिया गया, वो गैस कौन सी है? SO2। क्लियर? आगे 30वां प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया था? किस राज्य में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपके सामने उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आपके सामने हरियाणा और ऑप्शन डी है आपके सामने पंजाब। तो कौन सा राज्य है? देख लीजिए, ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया था। नारी सशक्तिकरण अभियान को शुरू करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 मोर, ऑप्शन नंबर बी सारस, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों दे रखा है कबूतर, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कबूतर, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नन ऑफ दीज। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है दोस्तों वो कौन सा है? सारस। कौन सा है? सारस। ऑप्शन हमारा सही होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 जौनपुर, ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी रायबरेली और ऑप्शन नंबर डी है सुल्तानपुर। तो देखिए दोस्तों, तो वो कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन होता है? वह कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन होता है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर पूछा गया है। तो हमारा प्रश्न आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? आगे, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन हैं आपके सामने बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है आपके सामने फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है आपके सामने खिलजी जान और ऑप्शन डी है आपके सामने सिकंदर लोदी। तो आपका जो जवाब सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा कि आगरा शहर की जो स्थापना की गई थी वो लोदी वंश का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। और इसने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504 में। और इसने 1506 में, कब दोस्तों? 1506 में इसने किसको? आगरा को क्या किया था? 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया था? आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, आगे देखिए, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? यानी किसी ने अगर जीएसटी को चोरी किया है तो उसको कितने वर्ष तक की सजा हो सकती है? ऑप्शन ए है आपके सामने 10 वर्ष, ऑप्शन बी है आपके सामने 5 वर्ष, ऑप्शन सी है आपके सामने 2 वर्ष और ऑप्शन डी है आपके सामने 3 वर्ष। तो कौन सा सही होगा? इसका आंसर जवाब सही होगा कि अगर कोई जीएसटी चोरी करता है तो उसको सजा हो सकती है कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। क्लियर? आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में गांव का जो चौकीदार होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये पूछा गया प्रश्न आपसे। तो ऑप्शन है आपके सामने थाना अध्यक्ष, ऑप्शन बी है आपके सामने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रति, ऑप्शन सी है आपके सामने ग्राम प्रधान के प्रति और ऑप्शन डी है आपके सामने जिला अधिकारी के प्रति। तो देख लीजिए,
उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जो गांव का चौकीदार होता है, वो जो जिम्मेवार होता है या उत्तरदायी होता है, वो किसके लिए होता है? तो वो उत्तरदायी होता है थाना अध्यक्ष के लिए। किसके लिए? थाना अध्यक्ष के लिए। इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे। मानव अधिकार अधिनियम 1993 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सूची में आने वाले विषयों को छोड़कर कहां तक है? ठीक है, तो देख लीजिए, जम्मू मानव अधिकार अधिनियम 1993 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सूची में आने वाले विषयों को छोड़कर कहां तक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी गोवा एवं दमनदीप में, ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली से राजस्थान में, और ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण भारत में। तो जो मानव अधिकार है वो फिल भारत के सारे क्षेत्र में लागू है। कहां पे है? भारत के सारे क्षेत्र में लागू है। कोई भी हिस्सा भारत में छूटा हुआ नहीं है। कोई भी हिस्सा भारत में छूटा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, पुस्तक 281 281 एंड बियॉन्ड का संबंध किस खिलाड़ी से है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी है आपके सामने वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन सी है आपके सामने सचिन तेंदुलकर, और ऑप्शन डी है आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो किससे होगा? वीवीएस लक्ष्मण। किससे होगा? वीवीएस लक्ष्मण से होगा, क्योंकि वीवीएस ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 281 रन की पारी खेली थी। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन दिया था, जिसमें राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा एक बड़ी पार्टनरशिप बनाई गई थी, और भारत ने फॉलो ऑन खेलते हुए उस मैच को जीता था। सॉरी, तो वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा 281 रन जब बनाए गए तो उसी आधार पर एक बुक लिखी गई, और उस बुक का नाम क्या है? कि बुक 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 15 जनवरी, ऑप्शन बी है आपके सामने 25 जनवरी, ऑप्शन सी है आपके सामने 23 जनवरी, और ऑप्शन डी है आपके सामने 10 जनवरी। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा कि थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो देख लीजिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछा जाता है कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपसे अगर पूछा जाता है कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो देख लीजिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और ये पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इस दिन क्या है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ठीक है, और लास्ट है आपके सामने कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लास्ट है आपके सामने कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो देख लीजिए 10 जनवरी को जो मनाया जाता है वो क्या है? विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती वाले दिन मनाया जाता है। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।